हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चिल्ड्रन, आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे नोट मेकिंग के बारे में। नोट मेकिंग क्या है? जैसे हम लोग कॉम्प्रीहेंशन वर्क करते हैं ना। कॉम्प्रीहेंशन आप सीधा सीधा समझिएगा कितने प्रकार के आते हैं। तो जनरली कॉम्प्रीहेंशन की जब बात होती है, कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग की जब बात होती है ना, तो जैसे वो अगर हम नंबर से बांटते हैं, इसे थोड़ा देर के लिए समझिएगा। पहले हम लोग डिटेल में देख लेते हैं उसे ना। जब हम लोग उसे बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे समझिएगा, मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। पहले अगर हम लोग बात करते हैं रीडिंग पैसेज के बारे में ना, पूरे डिटेल में बात करते हैं, तो रीडिंग पैसेज से रिलेटेड हमारे पास 20 मार्क्स के हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? समझिएगा, 20 मार्क्स के आते हैं और ये जो 20 मार्क्स है ये 12 और 8 में डिवाइडेड होते हैं। 12 मार्क्स और 8 मार्क्स। क्लियर है? समझिएगा उसको। तो 12 नंबर यानी कि जो 12 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन आंसर बेस्ड होने की, तो हमारे दिमाग में दो सवाल आते हैं कि सर ये जो पैसेज होते हैं ये किस प्रकार के पैसेज होते हैं। क्लियर है? तो आप ध्यान में रखिएगा, एक को हम लोग बोलते हैं डिस्कर्सिव पैसेज ना। इसमें दो प्रकार के पैसेज के टाइप होते हैं। एक होते हैं डिस्कर्सिव पैसेज और दूसरा होता है फैक्चुअल पैसेज। क्लियर है? इन दोनों से क्या होते हैं हमारे पास 12 यानी कि 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो अगर हम इसे थोड़ा सा स्पेस दे करके समझा देते हैं कि ये जो 12 मार्क्स के होते हैं जनरली, इसमें क्या क्या होता है ना, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या होता है, तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले कि इसमें ये एक क्वेश्चन आंसर बेस्ड पैसेज वर्क होता है। क्लियर है? दूसरा, इसमें क्या होते हैं हमारे पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जैसे वर्ड्स पावर हमारे पास देखने को क्वेश्चंस में आ जाते हैं। क्लियर है? जनरली हमारे पास सिनोनिम्स के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान में रखिएगा। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स पूछने का उनका जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे एमसीक्यू बेस्ड आजकल आता है क्वेश्चंस, है ना, या फिर हम लोग कह सकते हैं वन वर्ड आंसर टाइप का आ सकता है। क्लियर है? वन वर्ड आंसर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं ना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ग आंसर्स मतलब बहुत लंबा नहीं। और हम लोग यहाँ पर जनरली एक छोटी बहुत गलतियां करते हैं। क्या करते हैं, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। जब भी हम लोग पैसेज वर्क कर रहे होते हैं तो हम इन चीज़ों को ध्यान में नहीं लाते हैं ना। पैसेज वर्क करते समय हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि हमारा क्वेश्चंस का टाइप क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं। आजकल चूंकि सिलेबस में, सबके सिलेबस में कुछ कुछ बदलाव है, तो हम लोग एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं ना। और क्या देखते हैं हम लोग, वर्ड्स यानी कि सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स की बात की जाती है, उसमें हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। तो विशेष तौर पर आज के डिस्कशन हम लोग इस टॉपिक पर नहीं कर रहे हैं, इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आज की क्लासेस में जनरली जिस टॉपिक की हमने चर्चा करना शुरू किया है, या जिस पर हम लोग विशेष बात करेंगे, जहां बहुत सारे डाउट्स होते हैं और उन डाउट्स को आपको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि आप जब 10th में जाते हैं तो आप पहली बार नाम सुन रहे होते हैं नोट मेकिंग का। 11th में जा रहे होते हैं तो आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, नोट मेकिंग को आप समझ नहीं पाते हैं ना। इस तरह की समस्याएं हमेशा हमारे पास आती है। क्लास 12th में जाते हैं तो नोट मेकिंग हमारे पैसेज राइटिंग का या फिर कॉम्प्रिहेंशन का कह सकते हैं कि एक अभिन्न हिस्सा है। और इसे बगैर समझे अगर हम एग्जाम में जाते हैं तो हम उसमें बिल्कुल भी नंबर नहीं ला पाते हैं। तो ध्यान इस बात का रखना है कि 12 नंबर का ये जो हमारा पहला है, और दूसरा जिसे हमने अभी कहा कि 8 मार्क्स के जो होते हैं ना, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ उसका कि जो 8 मार्क्स के होते हैं हमारे पास, यानी नोट मेकिंग जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि इसे करना क्या है, इसको समझना है। सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं कि सर आखिरकार जो हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं कि नोट मेकिंग है क्या, उस चीज़ पर हम लोगों को डिस्कस करना है। देखिए, नोट मेकिंग जनरली बहुत ही साधारण चीज़ है। अगर हम बात करते हैं नोट मेकिंग को समझने के लिए तो ये बहुत ही साधारण चीज़ है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ कि जब आपको टीचर पढ़ा रहे होते हैं, आपके हाथ में एक बुक होती है, ऑब्वियसली होते हैं। जब भी टीचर कोई टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं तो हमारे हाथों में एक बुक होता है। हम लोग क्या करते हैं, टीचर जो बोलते हैं उसमें जो छोटे छोटे लाइन्स हम लोगों को मिलते हैं, जिससे हम उस टॉपिक को पूरा पढ़ने के लिए छोटा छोटा पॉइंट बनाते हैं। तो जो बड़े से स्टोरी को छोटे छोटे लाइन में समझने के लिए जब हम पॉइंट बनाते हैं, जिस तरह से हम स्टोरी को पॉइंट वाइज लिखते हैं, वो लिखना ही नोट मेकिंग है। इसमें कोई बहुत टेंशन वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि उसे सर हम एक सीरीज वाइज कैसे लिखेंगे, या कह सकते हैं कि हम एक प्रॉपर ढंग से नोट मेकिंग का काम जो करते हैं वो कैसे करेंगे। तो चलिए नोट मेकिंग को मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ। क्लियर है? उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आएगी और आज के बाद नोट मेकिंग से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो आपकी खत्म हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए लेट्स सी ऑन द बोर्ड प्लीज। जैसा कि अभी हमने कहा कि इसके बारे में, नोट मेकिंग के बारे में ना ध्यान रखिए। सबसे पहला बात, एक भी पॉइंट को बिना नोट डाउन किए स्किप मत करिएगा ना, ध्यान रखिएगा, उसे अच्छे से समझिएगा। पहले नोट मेकिंग जो पैसेज होंगे आपके पास, उसका सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि उसमें जो वर्ड लिमिट होता है ना, ध्यान रखिएगा, वर्ड लिमिट होता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये आपको 120 में भी हो सकते हैं, ये आपको 150 में भी हो सकते हैं, हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये बहुत बड़ा नहीं होता है ना, जिससे हम लोग नोट मेकिंग का काम कर रहे होते हैं जिस पैसेज से, उसमें वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा हमारा नहीं होता है। दूसरा बात, प्रॉब्लम नंबर, पॉइंट नंबर 1 था ये। पॉइंट नंबर 2 में ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपको इससे सिर्फ 8 मार्क्स ही मिलेंगे, और भी ये जो 8 मार्क्स मिलेंगे ये 2 पार्ट में बटे होंगे। 8 मार्क्स भी लाने के लिए आपको इसके 2 पार्ट में अच्छे से आपको इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहला क्या होगा, इनका हेडिंग, यानी कि जो हम लोग कहते हैं नोट बनाना ना, सबसे पहला पार्ट में ही हमारा इसका है नोट मेकिंग करना। और नोट मेकिंग के लिए आपके पास कितने नंबर रहेंगे? 5 मार्क्स रहेंगे। अगर आप नोट मेकिंग को बहुत अच्छे से करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? नोट मेकिंग होगा क्या, मैं इसके बारे में बात करूंगा, पहले भी इसको समझा देता हूं अच्छे से। तो नोट मेकिंग के लिए आपको कितने मिलेंगे? 5 नंबर। और दूसरा इसका क्या है, तो दूसरा इसमें हम लोग उसको कहते हैं प्रेसिस राइटिंग ना, ध्यान रखिएगा। अब ये सबसे पहली बात, इस बात से भी आप लोगों को समझना है कि ये कुछ नहीं है, समरी राइटिंग है एक तरह से। क्लियर है ना? ये क्या है? समरी राइटिंग करना है हम लोगों को। जब हम बात करते हैं समरी की, जब हम बात करते हैं प्रेसिस राइटिंग की ना, तो दिमाग में 2 चीजें हमारे पास सबसे पहले आती है, और दोनों बातें क्या कि सर आखिरकार ये जो प्रेसिस राइटिंग है ये क्या है। जब हमारे पास पैसेज, अब यहां पर आ जाइए, अगर हम 120 या 150 वर्ड में हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन दिया होता है, तो हम इसको कितना छोटा करके लिख सकते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमारे शामिल होने चाहिए ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पॉइंट्स हमारा मिस किए बगैर हम उसको कितना शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो जितने शॉर्ट में आप इसे लिख सकते हैं, आप समझिएगा हमेशा कि वो आपका बेस्ट प्रेसिस राइटिंग या फिर आपको समरी राइटिंग कहलाएगा। और इसके लिए आपको कितने मिलेंगे? इसके लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 3 नंबर, यानी कि 3 मार्क्स। ये आप समझ गए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात, कि सर प्रेसाइज राइटिंग में या फिर समरी राइटिंग में 3 नंबर मिलते हैं, और नोट मेकिंग कितना मिलता है? 5 मार्क्स की बात होती है। चलिए, ये तो रहा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर हम लोग इसका वर्ड यानी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझिए। अब सॉरी, अब जो इंपॉर्टेंट बातें आती है हमारी कि सर नोट मेकिंग में हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं चिल्ड्रन, जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉडी है ना, ध्यान रखिएगा, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ये एक बॉडी है, या फिर यूं कह लें कि ये एक पैसेज बॉडी है ना, ध्यान रखिएगा। जो आपका कॉम्प्रिहेंशन लिखा होगा ये यहाँ पर लिखा रहेगा, मान लीजिए इसको मैं 1 नंबर में मान लेता हूँ, एक पैसेज लिखा होगा। क्लियर है? इसमें आपके अलग अलग ना, अलग अलग पैराग्राफ में ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब इसमें भी आपको समझना है कि सर ये कितना लिखा होगा, ये मैक्सिमम अगर लिखा हो सकता है तो कितना लिखा हो सकता है। ध्यान रखिएगा आपको कि ये मैक्सिमम जो है आपको 6 या 7 लिखा होगा। जनरली 6 में ही होते हैं लिखे हुए एक पैसेज में। नोट मेकिंग करने के लिए हमें 6 पॉइंट मैक्सिमम दिए जाते हैं, और इसी के अंदर से हमको क्या करना है? नोट मेकिंग करना है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, क्लियर है? देखिएगा, अब इसमें क्या क्या आवश्यक चीजें आपको समझने की, उसको समझिएगा एक इंस्ट्रक्शन के जरिए ना।
मैं इसको पूरी डिटेल में आपको समझाने वाला हूं ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का समस्या नहीं हो आज के बाद, खास करके इस टॉपिक में। देखिए, जब भी हम कॉम्प्रिहेंशन को देखेंगे, जैसे ही हमारे पास नोट मेकिंग का क्वेश्चन आता है, हमारे दिमाग में अलग अलग सवाल चलने लगते हैं कि सर आखिरकार इसे हम बनाएंगे कैसे ना। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप इस जो चीजें आपको एकदम दिमाग में रखने हैं ना, इसको पढ़ते समय, क्लियर है, कीप इन माइंड, एकदम ध्यान से आप इस पर विचार करिएगा कि जो मैं बता रहा हूं उसको एकदम सही तरीके से आपको देखना है, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं आना चाहिए। क्लियर है। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, और सबसे पहली बात क्या है, ध्यान रखिएगा कि हम उसे एकदम सावधानी पूर्वक पढ़ें ना। रीड द पैसेज केयरफुली, ये लिखने वाली चीज नहीं है, क्योंकि आप जब भी पढ़ते हैं, जब भी आप बात करते हैं एग्जाम का, तो आपके दिमाग में चल रहा होता है कि हम कोई भी चीज को ना सावधानी पूर्वक करें, कहीं भी हमारे पास कोई भी किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब दूसरी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, हाँ, वाइल रीडिंग द पैसेज, हाँ ध्यान रखिएगा, वाइल रीडिंग द पैसेज, मैं कुछ लिख रहा हूं उसको समझते जाइएगा आप लोग, कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। वाइल रीडिंग द पैसेज मार्क आउट द फॉलोइंग थिंग्स, आपको नीचे जो मैं लिखाने जा रहा हूं उस पर आपको बहुत गौर पूर्वक, ध्यान पूर्वक देखना है। अगर हो सके आपके पास कोई कॉम्प्रिहेंशन इस प्रकार का हो जिसे नोट मेकिंग बनाने को दिया गया हो, उसे आप देख भी सकते हैं। सबसे पहली बात क्या ध्यान रखिएगा, इसमें अंडरलाइन करते जाना है, ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन द वर्ड्स, ध्यान रखिएगा मैं क्या लिखा रहा हूं समझिएगा। मैंने कहा कि अंडरलाइन द वर्ड्स दैट कैन बी एब्रीविएटेड सिंपली, जैसे एब्रीविएशन का नाम आप लोग सुने होंगे, मैं अभी बताऊंगा कि एब्रीविएशन कैसे किया जा सकता है बेटर वे में ना। दैट कैन बी एब्रीविएटेड, मतलब कि एब्रीविएशन जिसका किया जा सकता है, ऐसे वर्ड्स को लिखें जिसका आसानी से हम क्या कर सकते हैं, एब्रीविएशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, ध्यान से समझिएगा ना, हम लोग जो भी बातें करेंगे उसको समझिएगा आप लोग। क्लियर है। देखिए, अब दूसरी पॉइंट हमें क्या करनी है, अंडरलाइन द सेंटेंसेस वेयर फ्रॉम वी कैन shortlist some points और headlines। ध्यान रखिएगा कि कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो एकदम इंपॉर्टेंट हो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बेस्ट पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्रिहेंशन, जैसे मान लीजिए कि आप इसको पढ़ रहे हैं तो इसमें जिसके बारे में डिस्कस हो रहा है ना, जिसके बारे में, जिस पॉइंट के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है, उसको बहुत आसानी से समझने का कोशिश करिए। क्लियर है। जब वो आपको समझ में आ जाएगा तो आप बहुत ही क्लियरली इसे बनाने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए जब भी मैं जो बातें कह रहा हूँ, पहला मैंने कहा कि अंडरलाइन कर लीजिए उन वर्ड्स को जिसका एब्रिविएशन किया जा सकता है, जिसका हम लोग सिंपल सा छोटा रूप में उसको लिखा जा सकता है। क्लियर है। ये आपको नंबर लेने में आसानी करेंगे। दूसरी और तीसरी पॉइंट हम लोग का याद रखिएगा हमेशा कि जब भी हम कॉम्प्रिहेंशन लिखेंगे ना, ध्यान रखिएगा, तो एक चीज का हमेशा हम लोग क्लियरली ध्यान रखेंगे कि जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो सेंटेंस के प्रॉपर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। क्लियर है। सेंटेंस के प्रॉपर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ट्राई टू rewrite the sentences in the form of phrases। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैंने क्या कहा इस पर हम लोग विचार करेंगे। मैंने कहा कि सर ये जो नोट मेकिंग होती है जनरली, तो यहां पर दोनों ही बात हम कहें, एक तो मैंने कहा सेंटेंस और दूसरा कहा मैंने क्या, फ्रेज ना, समझिएगा उसको। अब इन दोनों में क्या अंतर है, सेंटेंस और फ्रेज में क्या अंतर है। सेंटेंस लिखते समय
आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक प्रॉपर सिंटेक्स को फॉलो करना है, उसके वर्ड लिमिट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, वर्ड लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, प्रीपोजिशनल मिस्टेक हो सकता है, एडवर्बल मिस्टेक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फ्रेजेस जब हम लिखते हैं, फ्रेज फ्रॉम जब हम करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी सेंटेंस को फ्रेज रूप में लिखते हैं तो हमारे पास मिस्टेक्स होने की कम संभावनाएं होती है। इसलिए जब भी हम कोई हेडिंग्स या सब हेडिंग्स की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सब हेडिंग्स या हेडिंग्स हमारा किस रूप में होना चाहिए, हमेशा फ्रेज के फॉर्म में होना चाहिए, ना कि हमारा सेंटेंस के फॉर्म में होना चाहिए। पहले ये 3 बातें आप किसी भी नोट मेकिंग करते समय एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जब आप ये कर लेंगे तब हम लोग इसके अगले स्टेप्स में पहुंचेंगे। यानी कि कोई भी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते समय आपको इन 3 चीजों का ध्यान में रखना है। पहले सबसे पहले मैंने कहा, क्या कहा कि वर्ड्स को, वैसे वर्ड्स को, जैसे बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट लिखा हुआ कहीं, हॉस्पिटल लिखा हुआ कहीं ना, एजुकेशन लिखा हुआ है कहीं पे, तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि ये हमें ज़्यादा मार्क्स और बेहतर लिखने में हेल्प करने वाला होता है। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। दूसरी बात मैंने क्या कहा कि सेंटेंस को आप याद रखिएगा, जिससे आप पॉइंट्स यानी कि हेडिंग्स या हेडलाइंस आप बनाने के काम आएंगे। तो तीसरा कि सेंटेंस को हमेशा फ्रेज फॉर्म में लिखना, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया 3 बातें। अब हम लोग यहाँ से आगे आते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में पहुंचते हैं जहां से हमें ये और भी समझने में आसानी होगी। क्लियर है? चलिए इसे पहले क्लियर कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। चलिए यहां तक बातें समझ में आ गई थी। अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम उसे लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखनी है ना, खास करके नोट मेकिंग बनाते समय। अब मान लीजिए कि ये जो हमारा है, ये नोट मेकिंग का दिया हुआ पैसेज है। क्लियर है? इसलिए मैंने इसको नहीं मिटाया, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती रहेगी हम लोगों को। क्लियर है? अब देखिए, बात के अनुसार से अगर हम देखें तो इसमें कितने हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन पैसेज फॉर्म दिए गए हैं, तो 6 दिए गए हैं ना, छोटे छोटे पार्ट में इसे 6 पैराग्राफ में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो अब हमको जो सर इससे हम पॉइंट बनाएंगे या हेडिंग्स बनाएंगे, ये बनाएंगे जो भी, वो कितना होना चाहिए मिनिमम, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि इन सारे कंप्लीट पैसेज को पढ़ने के बाद एक टाइटल बनाते हैं ना, ध्यान रखिएगा, जो कंप्लीट सुटेबल होना चाहिए। हाँ, ध्यान रखिएगा, कंप्लीट क्या होना चाहिए, सुटेबल टाइटल होना चाहिए। ये सबसे ऊपर में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास क्या होना चाहिए, कंप्लीट एक सुटेबल टाइटल होना चाहिए, ये याद रखिएगा। या इसे हम लोग कंप्लीट तरीके से समझ में लेना है कि किसी भी पैसेज को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक सुटेबल टाइटल बन करके बाहर आएगा, उसको आपको सबसे ऊपर में लिख लेना है। क्लियर हो गया? यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे इसके नीचे, यानी कि नंबर वाइज हम लिखेंगे। जैसे इसे हम एक पॉइंट में हेडिंग्स बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, एक हेडिंग बनाएंगे। जैसे हम लोग किसी भी टॉपिक की बात करते हैं, जैसे यहाँ तक मान लीजिए लिखा हुआ है, इससे कोई तो एक है जो मान लीजिए कॉज या किसी चीज का रीजन, मान लीजिए किसी भी चीज के बारे में लिखा गया हो। अगर हम लोग इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करी जाए तो द कॉज ऑफ डेवलपमेंट हम लोग बात कर सकते हैं, द कॉज ऑफ इंक्रीजिंग बात कर सकते हैं, डिक्रीजिंग, कुछ तो लिखा होगा उसमें। वैसे पॉइंट्स को निकाल लेना है एक हेडिंग बनाने के लिए। क्लियर है? अब इसके अंदर यानी कि इसके नीचे आपको जो है वो छोटे छोटे, इस ये होने का जो मेन रीजन था, यानी कि इतना समझते समय जब आप पैसेज यहां से यहां तक या कॉम्प्रिहेंशन यहां से यहां तक जब आप कंप्लीट किए, तो आप उसको कितने छोटे छोटे पॉइंट में बांट पाए। यानी कि 1 हेडिंग लिखने के बाद अब इसके नीचे हम 1.1 बनाएंगे, और ये हमारा क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ये होगा हमारा सब हेडिंग ना, सब हेडिंग कहेंगे, या फिर हम इसे अपनी भाषा में पॉइंट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, पॉइंट हो गया। अब इसके नीचे हम 1.2 यानी कि सब हेडिंग 2 भी हम इसे कह सकते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, ये भी हो सकता है हमारा, या फिर हम इसको 0.2 में भी लेकर के जा सकते हैं। मैक्सिमम हम कितना जा सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम 1.3 जा सकते हैं। इससे ज्यादा करना थोड़ा सा क्या कह सकते हैं उसे हम लोग, एक्सेस हो जाएगा, आवश्यक नहीं है। आपको जितनी लिखना उतना ही, जितना में आपको मार्क्स मिल जाए अच्छे तरीके से। क्लियर है? अब देखिएगा, आपके पास 6 कॉम्प्रिहेंशन है, तो कम से कम आप जो है वो 3 हेडिंग्स बना सकते हैं। क्लियर है? जैसे एक हेडिंग बना, अब इसके नीचे हम लोग 3 सब हेडिंग बना दिए, सब पॉइंट बना दिए। तो अब हम आ रहे हैं दूसरा हेडिंग बनाएंगे, यानी कि हम इसका दूसरा हेडिंग बनाते हैं। तो दूसरा हेडिंग हम कहां से चूज करेंगे, फिर उसी से कर सकते हैं। अगर हमें उसमें कोई और पॉइंट दिख रहा है तो हम यहीं से कर सकते हैं, जरूरी नहीं हम यहाँ पर जाए, ध्यान रखिएगा। और नहीं तो फिर हम आगे भी बढ़ सकते हैं, हेडिंग नंबर 2 हम देंगे, ध्यान रखिएगा। अब इसके नीचे जब भी हम पॉइंट डालेंगे 2.1 डालेंगे, 2.1 हमारा सब हेडिंग होगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। और 2.2 हम सब हेडिंग डालेंगे, ये भी हमारे पास एक चीज समझ में आएगी। मैं इसको कंप्लीट एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ लिखने का तरीका सिखा रहा हूं। क्लियर है? अब समझिए कि अगर मान लीजिए कि सब हेडिंग लिखें और सब हेडिंग लिखते लिखते सर हमको इसके अंदर कुछ पॉइंट देखने को मिल गए, तो आप ये भी कर सकते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, 2.21 हम ये ऐसे डाल करके हम इसका छोटा छोटा पॉइंट बना सकते हैं ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, सब हेडिंग हम कहेंगे।
ठीक है, सब सब हेडिंग कहेंगे या फिर हम इसको क्या कहेंगे, सब सब पॉइंट हम लोग बात करेंगे। अब इसके नीचे हमको कुछ और मेंशन करना है तो 2.2.2 हम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये भी हमारा क्या कहलाएगा, सब सब हेडिंग 2 कहलाएगा। हाँ, जनरली हम इसको पॉइंट में बात करें तो अच्छा होगा, क्योंकि हर जगह हमारा हेडिंग हेडिंग सुनना थोड़ा ठीक नहीं लगता है। हाँ, तो हम लोग उसको पॉइंट 2 में बात करेंगे। ठीक इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग हेडिंग नंबर 3 बना देंगे, तीसरा हेडिंग हम यहाँ पर बनाएंगे। क्लियर है, और फिर हम क्या लिखेंगे 3.1 सब हेडिंग। अब ये कैसे लिखाएगा मैं अभी आपको समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सब हेडिंग हम यहाँ पर डालेंगे, हाँ 3.3 सब हेडिंग डालेंगे। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब सवाल उठता है कि सर क्या ये 3 है, या क्या इसको 4 करना चाहिए, क्या ये 4 करना ज्यादा आवश्यक होगा, ज्यादा अच्छा होगा? तो समझिएगा ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसमें कितना लिखें। सर आपको ध्यान में इस बात को रखना है कि हम वहां कितने वर्ड्स को डाल पा रहे हैं, क्या जो हम पॉइंट डाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा सीधा सीधा इसका समझ है, आप कितना समझ पाए उसको। कभी भी नोट मेकिंग जब हम करते हैं तो कोई भी पॉइंट को आप कितने अच्छे से समझ पाते हैं इस पर टोटली डिपेंड करता है। तो क्या आप उस कॉम्प्रिहेंशन को पूरी अच्छी तरीके से समझ लिए, क्या किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, और उस टॉपिक के अंदर कितने सब टॉपिक्स हैं, कितने छोटे छोटे पॉइंट्स हम बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोगों ने अभी कोई भी बात करना है, हमें किसी भी टॉपिक पर रिलेटेड करना है, तो उसका छोटा छोटा पॉइंट तो बनाया जा सकता है। जैसे मानिए अभी आपको मैं नोट मेकिंग पढ़ा रहा हूँ, तो आपने लिखा नोट मेकिंग, टाइटल क्या बन गया, नोट मेकिंग। ध्यान रखिएगा। अब सब हेडिंग क्या बना, सब हेडिंग में पहले क्या बन गया, इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन में छोटा छोटा लिखिएगा, ध्यान रखिएगा छोटा छोटा लिखना। मैंने अभी पहले ही कहा कि इसको लिखते समय सेंटेंस फ्रेम नहीं करना है, क्या करना है, फ्रेज फ्रेम करना है। सेंटेंस को अगर आप फ्रेम आउट करते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, या लंबा लंबा लिखा जा सकता है, बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसको हम हेडिंग और सब हेडिंग करेंगे ना, तो ये मैक्सिमम अगर हम लिखना चाहें तो ये 4-5 पेज में लिखा जा सकता है, लेकिन आपको वो नहीं करना, सेंटेंस फ्रेम नहीं करना। ध्यान रखिएगा, आपको क्या फ्रेम करना है, इसे फ्रेज फ्रेम करना है, फ्रेज फॉर्म में उसको लिखना है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल में अभी आपको हम समझाएंगे कि किस प्रकार से लिखना है। हाँ हाँ, अगर ऐसा हो सकता है तो आप 4 पॉइंट तक जा सकते हैं। अगर हम 4 हेडिंग्स की बात करते हैं तो हम मैक्सिमम 4 तक जा सकते हैं, 4.1, 4.2। हाँ, अगर मान लीजिए 4.2 में हमें कुछ सब हेडिंग्स बढ़ाने हो तो 4.2.1 करके बढ़ सकते हैं, 4.2.2 करके हम बढ़ सकते हैं। यानी कि ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना बड़ा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग कि कोशिश करना है कि 4 पॉइंट से ज्यादा हम एक्सीड ना करें। पहली बात तो इस पर समझ में आ गए होंगे आप लोगों को कि सर इतना ध्यान रखना है। अब जो हम कहे उसको समझिएगा, अब जो हम कहे इसको, हाँ इसको समझिएगा कि सर ये जो फ्रेज फॉर्म आपने कहा कि सर आपको फ्रेज फॉर्म में लिखना है, उस फ्रेज फॉर्म को हमको थोड़ा समझा दीजिए, हमको सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिखना है। तो इसको जितना आप अच्छे से समझिएगा, जैसे अभी सिंपली एक बात मैं कहता हूँ कि रीड इट, हाँ ये हो गया एक सेंटेंस फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कहीं लिखा हुआ है रीड इट ना, हम इसको जनरली अगर हम सिर्फ रीड कर देते हैं तो क्या ये संभव नहीं है उसको समझ पाना? हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ, सिंपल सा चीज है कि स्पीक द सेंटेंसेस प्रॉपरली, इतना लंबा लिखेंगे? हम लोग सिंपल बोल सकते हैं स्पीक। क्लियर है? अगर हम लोग बात करेंगे ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, इतना लंबा लिखने का जरूरत है? हम उसको सिंपल से लिख सकते हैं, इकोनॉमिकल ग्रोथ लिख सकते हैं ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज को लंबा लिखने से अवॉइड करना है, कंप्लीट सेंटेंस फ्रेमवर्क करने से बचना है आपको, फ्रेज फॉर्म में उसको लिखने की कोशिश करनी है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई? अब मैंने कहा कि ध्यान रखिएगा, अब मैंने जो कहा उसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा। मैंने क्या कहा था बीच में? मैंने कहा था कि ये तो हो गया हमारा हेडिंग करना, ये हम लोग आ गए किस में, टाइटल फ्रेम में, पॉइंट 1 में। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कीज वर्क का। ठीक है, अब हम लोग इसमें बात करते हैं कीज वर्क का। यहां तक आपको समझ में आ गया? सबसे पहला पॉइंट हम लोग को क्या लिखना था बाबू, टाइटल। मैं इसको नहीं मिटाऊंगा ताकि आप समझ में आ जाए, और टाइटल के अंदर आपको इतना सारा काम करना था। अब इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम करना था वो क्या करना है, मैं उस पर चर्चा करता हूं, देखिएगा थोड़ा। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क इसमें क्या करना है, जिससे हमारा नोट मेकिंग कंप्लीट हो जाए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क है हमारा, हाँ ध्यान रखिएगा, हम लोग बात करते हैं कीज से। हाँ, आप कीज नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन कीज क्या है, कहां से हम लोग इसको परफेक्ट नोट मेकिंग बना सकते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या कहा था, याद करिए। मैंने कहा था कि जब आप इसको पढ़ते हैं तो छोटे छोटे वर्ड्स को याद रखिएगा जिसको आप एब्रीविएशन करेंगे। जब आप फ्रेज वर्क में लिखेंगे, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, जब आप फ्रेज स्टाइल में लिखेंगे सेंटेंसेस को, तो आप वहां बहुत सारे वर्ड्स का क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म तैयार कर रहे होंगे।
पूरा वर्ड लिखने से बचना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बचना नहीं है, उसको और ही बेहतर स्टाइलिस्टिक वे में लिखना है। गवर्नमेंट लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग GOVT भी लिख सकते हैं। तो ये बचने का तरीका है। वर्ड को बहुत लेंथी नहीं करना है, उसको शॉर्ट एंड करना है। कोशिश ये करना है कि वो लेंथी ज़्यादा ना हो, ना शॉर्ट फॉर्म में हो, सेंटेंस फॉर्म में ना हो, क्या हो, फ्रेज फॉर्म में। मैं बार बार इस चीज़ को याद करा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो कीज में आखिरकार हमको क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को समझना होगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि सर जो आपने कहा कि कीज में आपको बेटा ध्यान रखना है, वो क्या क्या ध्यान रखना है। तो दो चीज़ें जो आवश्यक है, सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ पर दो चीज़ को ध्यान में देखेंगे। पहला बात क्या कि क्या कीज में आपने किसी प्रकार का, यानी जो आप पॉइंट बना रहे थे और सब पॉइंट बना रहे थे, उसमें किसी प्रकार का आपने एब्रीविएशन, ध्यान रखिएगा कीज में क्या क्या आता है, कीज में आता है एब्रीविएशंस और सिंबल्स। क्या हमने इन दोनों का यूज किया है कि क्या किसी भी समय में जब हम लिख रहे थे तो हमने किसी भी प्रकार का एब्रीविएशन का या सिंबल्स का यूज किया है? इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? एब्रीविएशंस का या सिंबल्स का यूज किया है। इसको लिखने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए। सबसे पहली बात मैंने यहाँ लिखा है कि एब्रीविएशंस और सिंबल्स को, इसे लिखने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए। क्लियर है? जरूरी नहीं है कि इन सब चीज को मेंशन करें। अगर आप सिर्फ एब्रीविएशन यूज किए हुए हैं, उस पॉइंट को बनाने में, सब हेडिंग और सब हेडिंग को बनाने में सिर्फ एब्रीविएशन लिखिएगा। आपने सिंबल्स को भी कुछ कुछ यूज किया है तो भी आप यूज करिएगा। तो सबसे पहली चीज कि सर अगर हम एब्रीविएशन करते हैं, लिखते हैं, तो एब्रीविएशन लिखने का प्रॉपर स्टाइल क्या है, इसको आप समझ लीजिए। फिर हम एक छोटा सा एक एग्जांपल बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप सबको क्लियर हो जाएगा एब्रीविएशन लिखने का प्रॉपर तरीका क्या है, ध्यान रखिएगा। तो पहले हम बात करते हैं एब्रीविएशन की, याद रखिएगा। तो इट कैन बी written in the following three ways। हाँ, ध्यान रखिएगा, तीन तरीके से हम किसी भी चीज को एब्रीविएट कर सकते हैं। तीन तरीका है उसका। क्लियर है? सबसे पहला एक्रोनिम्स। मैं बार बार अपने जब भी मैं क्लास ले रहा होता हूं तो हम डिस्कस करते हैं एक्रोनिम्स का। एक्रोनिम्स है क्या ना, ध्यान रखिएगा। एक्रोनिम्स क्या है इसको समझिएगा। ये जनरली हम लोग बात करते हैं ना, किसी भी सेंटेंस को, जैसे हम लोग कभी कभी लिखते हैं, जैसे आपको पता होगा कि आप अगर CBSE के स्टूडेंट हैं या आप NCERT के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि एक्रोनिम है वो। CBSE लिखना क्या है, वो एक्रोनिम है वो। इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल इनिशियल लेटर्स की हम बात करते हैं यहाँ पर। कैपिटल इनिशियल लेटर्स का हम यहाँ पर यूज करते हैं जनरली ना, ध्यान रखिएगा। जैसे एब्रीविएशन लिखने का ये सबसे पहला तरीका कि हम उसको सिर्फ कैपिटल तरीके से उसको लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर अभी बात करूँ तो सिंपल सा बात करता हूँ, जैसे हम लोग लिखते हैं PM। तो PM क्या है, दो वर्ड है ना, प्राइम मिनिस्टर, ध्यान रखिएगा। तो प्राइम मिनिस्टर, इसका इनिशियल लेटर ले लिए P और इसका इनिशियल लेटर ले लिए क्या, M ना, ध्यान रखिएगा। जैसे अभी हमने कहा था आप लोगों को, कोई भी चीज का आपको समझ में आता होगा कि जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे हमने अभी कहा कि CBSE के अगर मान लीजिए आप बच्चे हैं तो CBSE लिखा हुआ है, ये क्या है, ये एक प्रकार का एक्रोनिम है। और एक्रोनिम किसका पार्ट है, एब्रीविएशन का ही पार्ट है, ये अलग से कहीं नहीं आता। तो CBSE को हम लोग फुल फॉर्म में क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, आप सबको पता है, किसी को मालूम है, बताइए। देखिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कहते हैं हम लोग सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ना। अब देखिए तो सब में इसका C लिया गया, इसका B लिया गया, इसका S लिया गया, इसका E लिया गया, और टोटली क्या बना, CBSE बना। तो ये एब्रीविएशन लिखने का एक पहला तरीका है कि हम उसको एक्रोनिम्स वे में लिख सकते हैं। क्लियर है? पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम किसी को एब्रीविएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। उसको हम लोग बोलते हैं ना, सबसे पहले मैं कई बार आपको बताता हूँ, समझिएगा उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रैक्शन। आप पढ़े होंगे ग्रामर में एक पार्ट है कंट्रैक्शन ना, कंट्रैक्शंस राइटिंग भी हम लोग इसको बोलते हैं। आपके ग्रामर में ये टॉपिक हो सकता है ना, वर्ड का एक पार्ट है कंट्रैक्शंस राइटिंग। तो कंट्रैक्शन राइटिंग हम लोग कैसे करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक वर्ड बताता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा ना। कई बार हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग कहीं कहीं देखते हैं कि ईट इज लिखा हुआ है,
इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं बेटा, इसको हम लोग लिखते हैं इट्स, ऐसे भी लिखते हैं। ये एक शॉर्ट तरीका है उसको लिखने का, कंट्रैक्शन फॉर्म है उसका लिखने का। हाँ, ये अगर हम लोग कहें कि सर ये और भी किसी तरीके से लिखा जा सकता है क्या, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर समझिए ये क्या है, एक कॉमा दिया हुआ है, ये टी है और आई एस लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। क्लियर है? आप कई बार पढ़ते होंगे, जैसे हम लोगों की अगर हम लोग बात करें कि हम कहीं कहीं लिखते हैं आई हैव ना, तो आई हैव को हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर सिर्फ देखिए तो आई विल भी लिखा रहता है ना, आपको समझ में आ जाता है। आप कई बार हम लोग लिखते हैं कैन, जैसे हम लोग बात करते हैं, जब भी आप लोगों को समझ में आ जाता होगा ऐसे कि हम लोग लिखते हैं विल नॉट ना, देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर विल नॉट लिखते हैं, विल नॉट, तो विल नॉट को हम लोग क्या कर देते हैं, वांट कर देते हैं। तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन राइटिंग है। अगर इस कॉन्ट्रैक्शन को आपने यहाँ से छोटा करके आप अपने हेडिंग से सब हेडिंग में यूज किए हुए हैं, तब आप इस तरीके से आप मेंशन करिएगा। क्लियर है? और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है समझने का, एब्रिविएशन का, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग हमेशा हर समय आपके जीवन में काम आएगा, उसको याद रखिएगा। पहला एक्रोनिम्स था, दूसरा क्या था, कंट्रैक्शन था, और तीसरा इसका जो तरीका है एब्रिविएट करने का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा। मैं आपको बता देता हूँ ना, थोड़ा सा वो स्पेस लेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ से पूरा मिटाना पड़ेगा। तीसरा तरीका और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका वो क्या है, एब्रिविएशन का। एब्रिविएशन राइटिंग का वो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होने वाला है, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये दो तरीके का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्लियर है? जैसा आपको समझ में आता होगा, मैं डायरेक्ट आपको वर्ड पर ले चलता हूँ या इसका इंस्ट्रक्शन में दे देता हूँ ताकि आप कभी गलती ना करें ना, इंस्ट्रक्शंस में दे देता हूँ, फिर हम लोग जब आंसर्स करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ओपन अ फुल स्टॉप, ध्यान से देखिएगा, ओपन अ फुल स्टॉप इज पुट आफ्टर an abbreviation, after an abbreviation, okay, which does not end, सिंपल से समझिएगा, फिर मैं वर्ड को डिटेल में बताऊंगा, which does not end with the last letter of the word, of the words। क्लियर हो गया? यहां तक समझिएगा। ओके, थोड़ा सा अगर कट रहा है ना, चलिए, ऑफ द वर्ड। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ इंफॉर्मेशन, आपके कॉम्प्रिहेंशन में लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन ना, तो अगर हम इंफॉर्मेशन को एब्रिविएट करेंगे, देखिए वहां क्या लिखा, अ फुल स्टॉप इज पुट आफ्टर एन एब्रिविएशन, तो इसका एक फुल स्टॉप हम लोग पुट करते हैं। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, INFO लिख कर ऐसे फुल स्टॉप पुट करते हैं, ये भी एक एब्रिविएशन ही है, एब्रिविएशन का ही यह टाइप है ना। जैसे हम लोग कहीं पर लिखा होता है डिवीजन, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, DIV लिख कर कैसे फुल स्टॉप कर देते हैं। तो ये इन्फो समझाता है कि ये इंफॉर्मेशन का क्या है, एब्रिविएशन है। ये डीव समझाता है कि ये क्या है, कि इसका एक एब्रिविएशन फॉर्म है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? अब दूसरा एब्रिविएशन का टाइप हम लोग 2 की बात करते हैं। देखिए सब चीजें समझ में आ जाएगी तो आपको नंबर पाना आसान हो जाएगा, 8 के 8 नंबर आपको मिलेंगे जो नोट मेकिंग में होगा। क्लियर है? अब देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ, the abbreviation that ends with the last word या लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड लिखिए, ज्यादा बेहतर होगा, लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, समझिएगा उसको, डू नॉट रिक्वायर फुल स्टॉप। क्लियर है? देखिए कि एक एब्रिविएशन जब हम करते हैं तो उसमें फुल स्टॉप की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है? सिंपल सा चीज है, किसी भी जगह पर, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट की, एक वर्ड हम लिखते हैं GOVERNMENT, हाँ गवर्नमेंट अगर हम लिखें, तो जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, GOVT लिख करके यहाँ फुल स्टॉप देते हैं क्या? देखिए तो नहीं देते हम लोग, ऐसे में हम लोग फुल स्टॉप का यूज नहीं करते हैं।
मान लीजिए, तो ये भी एक एब्रीविएशन का स्टाइल है। गवर्नमेंट का हम लिख रहे हैं GOVT, लेकिन हम वहाँ पर क्या करते हैं, देखिए तो उसमें हम फुल स्टॉप का यूज नहीं करते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये वर्ड का एक, उसी वर्ड का एक छोटा सा हिस्सा को हम तोड़ करके निकाल लेते हैं। यहाँ से तोड़ दिए इसलिए हमको फुल स्टॉप लगाना पड़ा, यहाँ से हम तोड़ दिए इसलिए फुल स्टॉप लगाना पड़ा, लेकिन हमने यहाँ से किसी स्पेसिफिक वर्ड को नहीं तोड़ा ना, ध्यान में समझिएगा। तो ऐसे चीजों को लिखने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए ना, हम कहीं लिखते हैं डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर, तो हम लिखते हैं DR, क्या हम वहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। सिंपल सा चीज़ है, हम ऐसे जगह में फुल स्टॉप का यूज नहीं करते हैं। तो जनरली ऐसे जो वर्ड्स होते हैं आप कहीं से पढ़ सकते हैं कि कैसे एब्रीविएशंस में कहाँ पर हम लोगों को फुल स्टॉप लगता है, कहाँ नहीं लगता है। और मैं इसके कुछ, जैसे मैं आपको ना एक चार्ट दिखा देता हूँ, हाँ ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए जैसे ये चार्ट है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं आपको दिए हुए, क्लियर। उन वर्ड्स आप उसको आप पढ़ने से आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं, यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि सर नोट मेकिंग का ये जो हिस्सा है वो हम लोग कैसे करेंगे। हाँ, अगर आप सिंबल्स का यूज किए हो वहाँ पर ना, जैसे आप मान लीजिए कभी कभी हम लोग सिंबल्स का भी यूज कर देते हैं, तो आप सिंबल्स भी लगा सकते हैं, हालांकि आवश्यकता नहीं है। अगर आप सिंबल लगाते हैं, देखिए ये सिंबल का टाइप है, ऐसे ऐसे सिंबल्स हो सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्लियर है। और ये दो टाइप के जो सिंबल है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं उस पर आप चर्चा करेंगे। अगर आप यहाँ से समझ आते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं इस पर डिस्कस करूंगा, थोड़ा बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा अगर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो सिंबल्स का यूज आज जनरली हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं किसका, एब्रीविएशन तक करके हम लोग छोड़ देते हैं। क्लियर है। जब आप बहुत किसी जैसे आप IAS लेवल का एग्जाम दे रहे हो और वहाँ पर आप लोगों को कभी नोट फॉर्म करने की जरूरत पड़ जाए, जैसे हम लोग कभी कभी करते हैं, उसमें भी एक पेपर होते हैं और JPSC में भी पेपर होते हैं। तो ऐसे केसेस में जब आप लोगों को राइटिंग सेक्शन फॉर्म में जाना हो, हालांकि वहाँ पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैं अगर बता दूं कि वैसे कभी एग्जाम्स में से पूछ दिए जाए, तो आपको इन सारे डिटेल्स को फॉर्म आउट करना है, तब आपको वहाँ पर पूरी तरह से तैयार रहना है कि एक छोटी सी भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए हमसे। क्लियर है। चलिए 11-12 तक के एग्जाम के लिए ये नोट मेकिंग का ये काफ़ी हिस्सा है। अब इसका एक जो हिस्सा बच जाता है हमारा, वो क्या है, वो ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा था अभी कि ये हुआ हमारा 5 नंबर पाने का तरीका। क्लियर है। नोट मेकिंग यहाँ से हमारा खत्म होता है, लेकिन नोट मेकिंग के बाद, नोट मेकिंग को लास्ट करने समय में हमें समरी राइटिंग करना होता है। मैंने कहा उसका पॉइंट 2 में, पॉइंट 1 था वो, अब पॉइंट 2 है हमारा क्या, समरी राइटिंग करना। मैंने पहले ही कहा समरी राइटिंग क्या है। अब ध्यान रखिएगा कि अगर कोई फॉर्म, अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन कितने का मिला हो, 120 वर्ड का, 150 वर्ड का कॉम्प्रिहेंशन मिला हो, तो ध्यान रखिएगा कि कम से कम इसका, अगर हम लोग 120 से 150 वर्ड मिला हो, तो हम लोगों का लिमिट होना चाहिए कि 40 से 60 वर्ड में ही हम उसको, 40 से 60 वर्ड्स में हम उसका समरी राइटिंग करेंगे। और समरी राइटिंग करते समय चीजों का ध्यान रखिएगा आप लोग, हाँ, सेल्फ क्रिएटिव वर्ड्स होना चाहिए ना, सेल्फ क्रिएटिव वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है। कवरिंग ऑल पॉइंट्स, अगर हम बात करें कवरिंग ऑल पॉइंट्स की बात, यानी कि जो आपके कॉम्प्रिहेंशन में लिखे हो वो सारे पॉइंट्स को कवर करता हुआ होना चाहिए ना, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज कि हम लोग बहुत ही स्पेसिफिक एजेंडा को फॉलो करते हैं वहां पर ना, ध्यान रखिएगा कि आपको स्पेसिफिक एजेंडाज को फॉलो करना है। जैसे हम जब भी लिखते हैं सेंटेंस को, आपको याद रखना चाहिए कि प्रेसिस राइटिंग करते समय या समरी राइटिंग करते समय जो आवश्यक चीजें हैं वो क्या है। तो प्रेसिस राइटिंग जब हम करते हैं तो बहुत आउटर चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो पॉइंट उस समरी में लिखने हैं उस पॉइंट का कहीं ना कहीं उस कॉम्प्रिहेंशन से मेल जोल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत ही आउटर वर्ड्स का यूज नहीं करें, हम उतना ही करें जितना हमारा उस प्रेसिस राइटिंग को कवर करने के लिए हमारे पास क्या है, एक उचित कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको कंप्लीट तरीके से ये जो 8 मार्क्स के नोट मेकिंग है उसमें आपको 8 में 8 मार्क्स मिलेंगे, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। सबसे पहले क्या बोले थे, ध्यान रखिएगा पढ़ते समय चीज़ों को, उसके बाद टाइटल बनाना है, फिर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाने हैं। कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है कि सब पॉइंट्स अगर जरूरत पड़ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। उसके ठीक नीचे में एब्रीविएशन करना है। एब्रीविएशन में हम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखेंगे, एब्रीविएशन में वही लिखेंगे जो हम कॉम्प्रिहेंशन को पॉइंट में बनाते समय एब्रीविएशन का अगर हम यूज किए हैं तो, नहीं किए तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम किए तभी लिखेंगे। अगर हम कुछ सिंबल्स का यूज किए, जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि सर ऐसे करके हम एंड लिख दिए, तो ये एक सिंबल है ना, तो अगर हम ऐसे, आप कहीं एंड का यूज किए हैं तो आपको सिंबल्स अलग से डालना पड़ेगा, फिर एक एब्रीविएशन के बाद फिर एक पॉइंट बनाना पड़ेगा क्या, सिंबल्स का, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड लिखे हैं तो ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं दैट इज को हम आई करके लिखते हैं, तो अगर आप कहीं पर आई लिखे हैं दैट इज, तो आपको सिंबल्स बनाना पड़ेगा।
जैसे आप कभी कभी लिखते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल का सिंबल्स हम क्या करते हैं यूज ईजी, तो कहीं कहीं आप एग्जाम्पल के जगह में ऐसे अगर आप लिखे हैं पॉइंट बनाते समय तो आपको ये भी सिंबल्स में डालने पड़ेंगे। यानी ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सर हमें कभी कभी इन चीज़ों का यूज करना पड़ सकता है। और जनरली हम लोग बोलते हैं दैट इज मतलब आई ही करके लिखते हैं, एग्जाम्पल्स में हम लोग ईजी करके लिखते हैं। तो एब्रीविएशन के बाद अगर आप सिंबल्स का यूज किए हो वहाँ पर तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा। और अगर इतना कर लेते हैं, लास्ट बचता है आपका समरी। समरी को बहुत अच्छे से करना है। क्लियर है? आप सबको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे सभी बच्चों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे और कभी किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। विशेष तौर पर मैं आपको पर्सनली अपने लिंक बॉक्स में इससे जुड़ा हुआ कुछ एग्जांपल्स डाल दूंगा जो सॉल्व किए होंगे, कैसे किए होंगे आप उसको देखिएगा, वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जब समझ जाएंगे तो आप वहाँ एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मुझे उतनी ज़्यादा खुशी होगी और मैं आपके लिए अगले अलग अलग टॉपिक्स में क्लासेस देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू चिल्ड्रन।